नमस्ते। क्या कोई फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट हो सकती है या फिर एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल हथियार भी? आज हम धुरंधर 2 को इसी नजरिए से देखेंगे। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल एड है। तो चलिए इसी की परतों को खोलकर देखते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले ये फिल्म एक विज्ञापन की तरह कैसे काम करती है। फिर मनाने की कला, मतलब वो कौन से तरीके हैं जिससे ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये हाल के इतिहास को ही बदलने में लगी है। और चौथा पॉइंट, वो कौन सी बातें हैं जो जानबूझकर छिपाई गईं। और आखिर में हम बात करेंगे गैस लाइटिंग इफेक्ट की, यानी ये हमारी यादों के साथ कैसे खेल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड दावा है वो ये है कि धुरंधर 2 कोई आम फिल्म है ही नहीं। ये असल में बीजेपी के लिए एक बहुत ही महंगा और पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया चुनावी विज्ञापन है, जिसे एंटरटेनमेंट के पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। और देखिए, इस दावे को सिर्फ हवाई बात मत समझिए। खुद बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, जिससे फिल्म का पॉलिटिकल इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। अब फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर आता है ना, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो ये विश्लेषण कहता है कि ये बस एक कानूनी चीट कोड है। जरा सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी केचप की बोतल पर फ्रेश लिखा हो, लेकिन वो उसकी ताजगी की गारंटी नहीं, बस ब्रांड का नाम हो। बिल्कुल वैसे ही ये डिस्क्लेमर असल में सच और कहानी के बीच की लाइन को इतना धुंधला कर देता है कि देखने वाला सवाल ही ना उठाए। तो सवाल ये है कि फिल्म ये सब करती कैसे है। चलिए अब उन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल इस विश्लेषण के मुताबिक लोगों की सोच पर असर डालने के लिए किया गया है। तो इसमें पहली टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई चालाक हलवाई है, वो मीठा खिलाने से पहले जानबूझकर आपको तीखी मिर्च चखा देता है। क्यों? ताकि आपको मीठे की तलब और ज्यादा हो जाए। बस फिल्म भी बिल्कुल यही काम करती है। फिल्म में एक सीन है जो ठीक यही काम कर रहा है। विश्लेषण कहता है कि इस सीन का कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर इसे डाला क्यों गया? दावा यह है कि इसका एक ही मकसद था, लोगों के मन में नफरत और गुस्सा पैदा करना, ताकि वो फिल्म के आगे के मैसेज को बिना सवाल किए मान ले। अब एक और चालाक तरीका देखिए। जरा सोचिए, अगर हीरो की तारीफ खुद विलन करने लगे तो वो तारीफ ज्यादा असली लगेगी ना। बस फिल्म ने ठीक यही किया है। ये टेक्निक इतनी जबरदस्त है कि विश्लेषण इसकी तुलना ऐसे करता है, मानो एवेंजर्स में थैनोस कहे, जब से मैंने स्पाइडरमैन को देखा है मेरे तो हाथ कांपने लगे हैं। सुनने में ये जितना अजीब लग रहा है ना, असल में ये उतना ही पावरफुल है, क्योंकि तारीफ एक ऐसी जगह से आ रही है जहां से कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। चलिए अब आते हैं फैक्ट्स पर। विश्लेषण कहता है कि ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बना रही, बल्कि ये हाल की असली घटनाओं को ही तोड़ मरोड़ कर एक बिल्कुल नया नरेटिव पेश कर रही है। जैसे फिल्म ये दिखाती है कि आईएसआई भारत के एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को सरकार के खिलाफ काम करने के लिए पैसा देती है। लेकिन विश्लेषण इसके ठीक उलट पब्लिक रिपोर्ट्स का हवाला देता है, जो दिखाती हैं कि कैसे अमेरिका में बैठे संगठनों ने भारत में आरएसएस से जुड़े ग्रुप्स को फंड दिया है। और नोटबंदी को याद कीजिए, फिल्म उसे कैसे दिखाती है, आतंकवाद पर एक मास्टर स्ट्रोक की तरह, कि पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ के नकली नोटों को रोकने के लिए ये किया गया। लेकिन जब हम असल डेटा देखते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। और ये एक नंबर, ये सब कुछ कह देता है। 99.3%। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद लगभग सारा का सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। तो फिर वो फिल्म वाला दावा कहाँ गया? जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ है फिल्म का दावा 60,000 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ है आरबीआई की असल खोज सिर्फ 43 करोड़ रुपए। ये जो फर्क है ये इतना बड़ा है कि इसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। कहते हैं ना, कभी कभी एक कहानी जो नहीं बताती वो उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है जो वो बताती है। और विश्लेषण के मुताबिक ये फिल्म भी ठीक यही करती है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानबूझकर नहीं दिखाया गया। ये टाइमलाइन एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाते हैं और ठीक 8 दिन बाद पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला हो जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी घटनाक्रम है, लेकिन फिल्म इसे पूरी तरह से गायब कर देती है। सवाल ये है कि आखिर क्यों?
और ये इकलौती बात नहीं है जो छिपाई गई। पुलवामा हमला, जिसके लिए 11 बार इंटेलिजेंस वार्निंग मिली थी, गलवान घाटी का संघर्ष जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, और प्रधानमंत्री का वो बयान कि कोई नहीं घुसा है, जिसे बाद में हटा दिया गया, ये सब कुछ फिल्म से गायब है। विश्लेषण कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सच उस हीरो वाली इमेज को तोड़ देता है जिसे फिल्म बेचने की कोशिश कर रही है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर, कि इस फिल्म का आखिर में साइकोलॉजिकल मकसद क्या है। विश्लेषण इस पूरी रणनीति को एक नाम देता है, गैसलाइटिंग। ये एक तरह का दिमागी खेल है जिसमें किसी इंसान को उसकी अपनी ही यादों पर, अपनी ही समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि विश्लेषण का जो आखिरी तर्क है वो ये है कि ये फिल्म सिर्फ इतिहास नहीं बदलना चाहती, ये लोगों की ताज़ा यादों को, उनके अपने अनुभव को बदलना चाहती है। ये देखने वालों को यकीन दिलाने की कोशिश है कि नोटबंदी की परेशानियां या दूसरी मुश्किलों का जो अनुभव उन्होंने खुद किया, शायद वो सच था ही नहीं। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब कोई फिल्म उन घटनाओं को बदलने की कोशिश करे जिन्हें लोगों ने खुद जिया है, तो उसका असली मकसद क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।